स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। नीम तलाई। बहुत साल पहले की बात है जब काली खेरा गांव को लोग नीम तलाई के नाम से जानते थे। तब यहाँ स्कूल्स, रेलवे लाइंस, बिजली के खंबे कुछ नहीं थे। बस घने जंगलों में नीम के पेड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव था ये। पर फिर एक दिन इस खूबसूरत से गांव को किसी की नजर लग गई। यहाँ कुछ इतना विभत्स हुआ कि गांव में हाहाकार मच गया। हर रात किसी ना किसी की मौत होने लगी। यहाँ पहले पालतू जानवरों की आधी खाई हुई लाशें मिलने लगी। जब जानवर खत्म होने लगे तब बच्चों की बारी आई। हर रात कोई लाश को आधा खाकर छोड़ देता था। इतनी तेजी से हो रही इन मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया था। गांव वालों ने तो डर से शाम के बाद घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। कितने ही लोग यहाँ से भाग खड़े हुए थे अपने परिवार की जान बचाने के लिए, पर गांव पर वो काला साया मंडराता रहा। साल था 1985, गर्मियों का महीना। रवि और रचना काली खेरा स्टेशन पर उतरे। कई सालों बाद वो अपने नाना नानी के गांव आए थे। रवि अब 19 साल का था और रचना 17 की। वो हमेशा अपनी स्केच बुक साथ लिए घूमती थी और जहां कुछ सुंदर दिखा बैठकर उसकी पेंटिंग बनाने लगती। नाना नानी का घर आज भी बिल्कुल वैसा था जैसा उन दोनों ने बचपन में देखा था। लाल टाइल्स की छत, मिट्टी की दीवारें, पुराने अचार की महक और अगरबत्ती की खुशबू हर कमरे में थी। वो दोनों यहाँ आकर बहुत खुश थे। पहले कुछ दिन बड़े आराम से मस्ती में गुजरे। नानी के हाथ का स्वादिष्ट खाना, आम के बगिया में, झील के पास, जंगल में रोज जब चाहे घूमने जाना, उन दोनों को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। खासकर रचना को। रवि को याद ही नहीं था कि उसने अपनी बहन को इतना हंसते हुए कब देखा था। कुछ दिनों के लिए जैसे उनका बचपन वापस आ गया था, पर उन्हें नहीं पता था कि ये शांति सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी। उनके वहां आने के 2 दिन बाद एक सुबह नानी ने उन दोनों को नाश्ता देते वक्त एक चेतावनी दी। तुम दोनों को जहाँ मन करे जाओ, मगर जंगल की ज्यादा अंदर मत जाना, खासकर उस पुराने काले बरगद के पेड़ के पास। नानी की आवाज धीमी पर पक्की थी। क्यों नानी? रचना ने पूछा। अब मैं तुम लोगों से क्या ही कहूँ। वो पेड़ बहुतों की जान ले चुका है, खासकर बच्चों की। और बस अब कोई सवाल मत पूछना। इससे ज्यादा मैं और कुछ बता भी नहीं सकती। उसके बारे में बात करना तक मना है गाँव में। रवि हंसने लगा। रचना ने अपनी आंखें घुमा ली और रवि को देखा। नानी प्लीज, ये सब कहानियां हैं, आप ही ना। रचना ने पूरी बात सुनकर कहा। उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर फिर भी नानी के बार बार कहने पर उन दोनों ने वायदा किया कि वो जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। पर जैसे ही दोपहर हुई, रवि ने देखा कि रचना गायब थी। वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। उसे शक था नानी की बात सुनकर वो क्यूरियस होकर पक्का जंगल के अंदर उस पेड़ को देखने गई होगी। उसने फिर भी रचना को घर के आसपास ढूंढा, पर जब वो उसे कहीं नहीं मिली, वो बिना किसी से कुछ कहे रचना को ढूंढने जंगल के अंदर चला गया, उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जहां नानी ने जाने से सख्त मना किया था। कुछ देर बाद
वो जंगल के अंदर पहुंचा। जंगल का वो हिस्सा बहुत अजीब था। वहां ना कोई हवा थी, ना कोई आवाज। एक खाली सी जगह पर एक बड़ा सा काला मरा हुआ बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं जगह जगह पर जमीन में धसी हुई थी। उस पर बहुत से धागे बंधे थे, जिनके अब रंग उतर चुके थे। उस पेड़ के आसपास की जमीन भी काली थी और चारों ओर सूखे पत्ते फैले थे। वहां एक गोल फेंसिंग भी थी, जिस पर अब जंगली पेड़ पौधे उगाए थे। उस सुंदर से हरे भरे जंगल के बीच में ये जगह किसी बंजर जमीन जैसी लग रही थी। रवि ने यहाँ वहां देखा, रचना, रचना। पर उसे रचना कहीं नहीं दिखी। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। उस आवाज को सुन रवि थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। वो फेंसिंग के बगल में चल रहा था। उसे नानी की चेतावनी अच्छे से याद थी और वो किसी भी हालत में फेंसिंग के अंदर नहीं जाना चाहता था। पर तभी उसे कुछ दिखा, जिससे उसके पैर एकदम से जम गए। उस जले हुए पेड़ की दूसरी तरफ रचना खड़ी थी, पेड़ को दोनों हाथों से लिपटकर अपना माथा पेड़ के तने पर टिकाए हुए वो जोर जोर से सांस ले रही थी, किसी एस्थमा पेशेंट की तरह, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं थी। उसके लंबे बाल अब खुले हुए थे और हवा में उड़ रहे थे ऊपर नीचे, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। रचना के एक हाथ से खून निकल रहा था, जो उस बरगद के पेड़ के तने पर रिस रहा था। रवि को अपनी धड़कन तेज होती महसूस हुई। ये रचना ये क्या कर रही थी? उसने उसे ऐसा अजीब बर्ताव करते पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो उसे डराने की कोशिश कर रही थी? रवि ने सोचा। उसने रचना को आवाज लगाई, रचना, रचना। पर उसने उसे मुड़कर नहीं देखा। वो अपना माथा पेड़ से टिकाए बस जोर जोर से सांस लेती जा रही थी। तब मजबूर होकर रवि को बाउंड्री फांद कर अंदर जाना पड़ा। उसे किसी भी हालत में अपनी बहन को वहां से निकालना था। वो पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा, उसे रचना की खुली स्केचबुक जमीन पर दिखी। उस स्केचबुक पर खून था। साइड में पेंसिल शार्प करने की ब्लेड पड़ी थी। शायद पेंसिल तेज करते वक्त ब्लेड से रचना की उंगली कट गई थी। उसने रचना के कंधे पर हाथ रखा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना पीछे मुड़कर देखा। वो बस वैसे ही खड़ी रही। उसकी उंगली से बह रहा खून उस पेड़ के तने पर टपक रहा था और एक गाढ़ा लाल दाग तने पर साफ नजर आ रहा था रवि को। रवि ने अब उसे खींचकर पेड़ से दूर किया और उसका चेहरा देखा। रचना के मुंह पर कोई भाव नहीं थे। वो बहुत बीमार लग रही थी, एकदम कमजोर और थकी हुई। रवि हैरान था। अभी कुछ घंटे पहले ही तो वो ठीक थी, फिर इतनी जल्दी उसे क्या हो गया? वो बस किसी तरह उसे घर ले आया। पूरे रास्ते रचना ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रवि का हाथ थामे चलती रही। उसने रवि के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। रवि थोड़ा सहम गया था उसके इस बर्ताव से। घर पहुंचकर भी रचना ने किसी से बात नहीं की, ना उसने कुछ खाया पिया। रवि ने नाना नानी को सच नहीं बताया। वो बस बोला कि रचना को चक्कर आ रहे थे। सोने से पहले रवि ने देखा कि रचना के बाल, जो वो हमेशा बांध कर रखती थी, वो अब भी खुले थे और नानी के लाख कहने पर भी उसने अपने बाल नहीं बांधे। अगले दिन भी रवि को रचना के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं दिखा। उसने पिछले दिन की तरह उस दिन भी न खाना खाया न पानी पिया। खाना देखकर भी उसे उल्टी आने लगी। नाना नानी ये देखकर चिंता करने लगे, पर रचना, उसने किसी की कुछ नहीं सुनी। वो बस पूरा दिन चुपचाप बैठी रही, अपने बालों को सहलाते हुए, और रवि चुपचाप दूर से अपनी बहन की इन अजीब हरकतों को देखता रहा। वो किसी से सच कहने से डर रहा था।
रात के करीब 3 बजे रवि की नींद टूटी। उसने देखा कि रचना कमरे से मिसिंग थी। थोड़ी देर इंतजार कर जब वो वापस नहीं लौटी तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलते ही उसे रचना घर के आंगन के बीच में खड़ी मिली, बिल्कुल शांत। वो सीधा बाहर रास्ते की तरफ देख रही थी और उसके गले से वही आवाज आ रही थी जो रवि ने पिछले दिन सुनी थी। उसके खुले बाल आज भी अजीब तरह से हिल रहे थे, दाएं बाएं नहीं बल्कि ऊपर नीचे, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी आज। रवि ये देखकर घबरा गया, पर फिर भी डर डर कर उसने रचना को आवाज दी और सोने चलने को कहा। रचना, रचना क्या कर रही है? सोने नहीं चलेगी क्या? और तभी रवि ने एक अजीब चीज देखी। जैसे ही रचना ने रवि की आवाज सुनी, उसके बालों का हिलना एकदम बंद हो गया। फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन पीछे मोड़ी और रवि को देखा, और फिर उसने और जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया, मानो वो गुस्से में थी। वो आवाज अब और ज्यादा भारी लग रही थी, जिसे सुन रवि के पैर ठंडे पड़ने लगे थे। सो रवि तुरंत अंदर चला गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी छोटी बहन से डर क्यों लग रहा था, और उसके बालों को हुआ क्या था। रवि ये सब सोचता हुआ डर से कांपता रहा और फिर धीरे धीरे सो गया। अनाउंसमेंट टाइम गाइस। आज 2 स्पेशल अनाउंसमेंट है। 6 जुलाई 2025 को स्पूक कास्ट का स्पेशल 50th एपिसोड आने जा रहा है। एक लंबा स्पाइन चिलिंग एपिसोड जिसमें हम शेयर करेंगे आपकी रियल लाइफ आप बीती स्टोरीज। अगर आप भी चाहते हैं इस 50th एपिसोड का हिस्सा बनना तो अपनी सच्ची डरावनी कहानियां हमें जल्दी से भेज दीजिए 30 जून से पहले। ये आपका मोमेंट हो सकता है दुनिया के सामने अपनी हॉन्टेड कहानी बताने का। एंड नाउ द सेकेंड अनाउंसमेंट गाइस। 15 जून 2025 को स्पूक कास्ट ने अपना पहला साल कंप्लीट किया अक्रॉस ऑल मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। आप सबके प्यार और सपोर्ट से आज स्पॉटिफाई पर हम इंडिया के टॉप 30 स्टोरी पॉडकास्ट में है और एप्पल पॉडकास्ट पर टॉप 25 फिक्शन कैटेगरी में, उन नामों के बीच जिन्हें हम खुद सालों से सुनते आए हैं। वी आर ट्रूली हम्बल्ड गाइस। ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं था। सो आप सबको दिल से शुक्रिया। और इसीलिए अब वक्त आ चुका है सीजन 3 का। आज से शुरू हो चुका है स्पूक कास्ट का नया सीजन। नया लुक, नई कहानियां, और इस बार सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के हॉरर लेजेंड्स, अर्बन मिथ्स और पैरानॉर्मल एंटिटीज होंगे स्पूक कास्ट के रेडार में। अगली बार जब आप स्पूक कास्ट सर्च करें, नया कवर आर्ट जरूर चेक करें, वरना एपिसोड मिस हो सकता है। और अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। चलिए नाउ बैक टू द स्टोरी। अगली सुबह घर में हो रहे हंगामे की आवाज सुन रवि की नींद टूटी। जब वो आंगन में गया, उसने देखा एक मुर्गी का आधा खाया हुआ शरीर आंगन के कोने में पड़ा था। उसकी गर्दन और पैरों को किसी ने उखाड़कर अलग कर दिया था। आंगन में चारों तरफ खून, मुर्गी के पंख और मांस फैला हुआ था। ये सब देख नानी माथा पकड़कर रो रही थी। रवि भी सहम उठा, पर नाना ने सबको शांत करते हुए कहा कि शायद कोई जंगली जानवर आया था रात में और उसी ने उस मुर्गी को इस बेरहमी से मारा था। आंगन की सफाई की गई और धीरे धीरे सब अपने काम में लग गए। रवि ने भी इसे एक जंगली जानवर का हमला ही समझा। गांव में ऐसा होना कुछ नया नहीं था, पर उस दिन से शुरू हुआ गांव में मौत का खेल। हर रात किसी न किसी के घर से कोई मुर्गी या बकरा मरे हुए मिलने लगे। गर्दन और हाथ पैर अलग और बाकी के शरीर का हिस्सा आधा खाया हुआ। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े।
गांव वाले तेंदुए की बात करने लगे, पर किसी ने तेंदुए को अब तक न देखा था, न तेंदुए के पंजे के निशान किसी को दिखे थे अब तक। रवि को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन से रचना उस श्रापित पेड़ के पास मिली थी। वो अब नानी को सच बताना चाहता था, बस उसे सही मौका नहीं मिल पा रहा था। अगली रात को रवि एक झटके से जागा। रात के 2 बज रहे थे। कमरे के कोने में रखा केरोसिन लैम्प कब का बुझ गया था और रचना का बिस्तर खाली था। रवि को पहले लगा कि वो बाथरूम गई है, सो वो जगा रहा। 5 मिनट गुजरे, फिर 10, फिर 20, पर बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी रचना की। रवि को थोड़ी बेचैनी होने लगी थी अब, सो उसने अपने चप्पल पहने और वो बाहर निकला। आंगन के बाहर पैर रखते ही चारों तरफ सन्नाटा और खूब अंधेरा था, पर हवा रोज की तरह ताजी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी आज। रवि ने ध्यान से सूंघा तो वो लोहे की बदबू थी, जैसे खून में होती है। और तभी उसे मुर्गी खाने के पास से कुछ आवाज सुनाई दी। रवि धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में उस मुर्गी खाने के बिल्कुल पास एक लड़की दिखाई दी उसे, रचना। वो मुर्गी खाने के पास जमीन पर बैठी थी, पीठ रवि की तरफ किए हुए। रवि को पहले लगा कि रचना वहां शायद मुर्गियों को देख रही थी, पर रात के 2 बजे नहीं, कुछ और बात थी। सो वो चुपचाप खड़ा देखता रहा कि वो क्या करने वाली थी। तभी उसकी नजर रचना के पैरों के पास पड़ी। उसके पैरों के पास एक मुर्गी मरी पड़ी थी, गर्दन पूरी उल्टी, जीभ बाहर। उसकी बहन की उंगलियां खून से गीली थी और वो मुस्कुरा रही थी। रवि को 1 सेकंड अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर तभी रचना ने खून से सने अपने हाथों को अपने चेहरे के पास उठाया और मुर्गी के ताजे खून को वो किसी खुशबू की तरह सूंघने लगी। और अचानक उसके खुले बाल, जो अब तक जमीन को छू रहे थे, वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगे, ऊपर नीचे हिलने लगे। उसके बाल मानो उसके बालों में जान हो। ये देख रवि के पैर कांपने लगे। उसे अपनी ही बहन से अब बहुत डर लग रहा था। तभी रचना ने मुर्गी की गर्दन को एक झटके से पकड़ा और मरोड़कर शरीर से अलग कर उसे पीछे फेंक दिया। मुर्गी का वो कटा हुआ सर रवि के पैरों के पास आकर गिरा। खून की कुछ गर्म छींटें उसके पैरों पर गिरी। रवि सहम उठा, डर से एक कदम पीछे हुआ और तभी चप्पल के दबने पर पत्तों की आवाज हुई। उस आवाज को सुन रचना एकदम से सतर्क हो गई। उसने मुर्गी को जमीन पर फेंक दिया और फिर उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। और उस चांद की रोशनी में रवि ने देखा कि उसकी बहन के मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। रवि की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो किसी तरह वहां से वापस कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और कंबल सर पर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। वो डर से थर-थर कांप रहा था। आज जो उसने देखा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रचना और वो एक ही कमरे में सोते थे यहाँ। उसकी वो डरावनी आंखें और उस खून से सना चेहरा देख उसे अब नानी के पास जाकर सोने का मन कर रहा था, पर वो बिस्तर पर चुपचाप पड़ा रहा। अगले कुछ मिनट तक बाहर से मांस खाने और हड्डी तोड़ने की डरावनी आवाजें आती रही, मानो कोई भूखा जानवर बहुत दिन बाद कोई शिकार खा रहा हो। कुछ मिनटों बाद कुएं के पास से अब पानी की आवाज आई। रचना शायद खून के दाग को साफ कर रही थी। फिर उनके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला।
रचना अपने बिस्तर पर चढ़ी और फिर चादर ओढ़कर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि पूरी रात डर से सो नहीं पाया। उसे अब पता था कि गांव में हो रही मौतें किसी तेंदुए की वजह से नहीं हो रही थी। रचना सारे जानवरों को मारकर जिंदा खा रही थी और ये सोचकर उसे अपनी बहन से बहुत डर लग रहा था और उतनी ही उसके लिए चिंता भी हो रही थी। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? रचना को हुआ क्या है? वो जिंदा जानवरों को मारकर क्यों खा रही है? जानने के लिए जरूर सुने इस घटना का आखिरी भाग अगले एपिसोड में। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं आज के शाउट आउट सेशन की तरफ। हर हफ्ते हम 3 लोगों को शाउट आउट देते हैं जिन्होंने हमें यूट्यूब, ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया टू टेल अस हाउ दे फाइंड स्पूककास्ट। इस हफ्ते का पहला शाउट आउट जाता है शुभेंदु सिन्हा जी को, सिलचर, असम से। इन्होंने हमें यूट्यूब पर कांटेक्ट किया। ही लव्स स्पूककास्ट और ये हमारे लगभग हर कहानी को सुनकर हमें मैसेज करते हैं, विच इज रियली स्वीट। थैंक यू शुभेंदु दा। आई रियली होप वी गेट मोर सब्सक्राइबर्स लाइक यू। वेलकम टू द स्पूककास्ट फैमिली। इस हफ्ते का दूसरा शाउट आउट जाता है यश को। इन्होंने हमें ईमेल पर कांटेक्ट किया। He loves स्पूककास्ट एंड फाड़ू फ्राइडेज और उन्होंने एक बहुत ही क्रीपी सी स्टोरी हमें खुद लिखकर भेजी है, just to show his appreciation. Thanks Yash. Keep penning down such awesome stories. We are so happy to have you as a listener in the Spookcast family. And believe me, I just loved your story. And finally, आज का फाइनल शाउट आउट जाता है करण को। इन्होंने भी हमें YouTube पर कांटेक्ट किया and he loves Spookcast, especially my voice and my stories. थैंक यू सो मच करण फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा लगता है आप सबके इतने अच्छे मैसेजेस पढ़कर। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू एज अ लिसनर। एंड विद दिस आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते हम लोग लौटेंगे इस कहानी के आखिरी भाग के साथ। इफ यू वॉन्ट योर इंसिडेंट टू बी फीचर्ड इन अ स्पेशल 50th एपिसोड, देन शेयर योर यूनिक एंड स्कैरी इंसिडेंट्स विद अस बिफोर 30th June. You can reach us on WhatsApp, Instagram, email और YouTube. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। फाड़ू फ्राइडेज का भी नया एपिसोड लाइव हो चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। गो लिसन टू इट नाउ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं हूँ मंजुला और आप सुन रहे हैं स्पूककास्ट अवी और मंजुला के साथ। सुनते रहिए स्पूककास्ट अवी और मंजुला के साथ।